अब मैं आपको बताता हूँ आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण चीन के रुख में बदलाव आया। असल में भारत ने चीन के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश के साथ साथ सरहद पर अपनी स्थिति को मजबूत करने पर भी जोर दिया। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। सरहद पर सेना और हथियारों की आवाजाही के लिए रोड्स, ब्रिजेस, टनल्स और एयरफील्ड बनाए गए। ईस्टर्न लद्दाख में जहां चीन के साथ 2020 में बॉर्डर पर कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, वहां अगले महीने हमारे फाइटर जेट्स लैंड करेंगे। यहां दुनिया की सबसे ऊंची एयरफील्ड बनकर तैयार है। एयरफील्ड मड न्यूमा में बनाई गई है। न्यूमा की एयरफील्ड तैयार होने के बाद किसी भी तरह की इमरजेंसी सिचुएशन में भारत अपनी ट्रूप्स का तेजी से डिप्लॉयमेंट कर सकेगा। अपने सैनिक और मिलिट्री इक्विपमेंट्स बॉर्डर पर तैनात कर सकेगा। न्यूमा एयरफील्ड 13,700 फीट की ऊंचाई पर है। साल के 7 महीने यहां का टेम्परेचर -30 से -35 डिग्री सेल्सियस रहता है। लेकिन एयरफील्ड बन जाने के बाद एलएसी के पास अब ग्लोब मास्टर जैसे भारी भरकम कार्गो प्लेन्स, सुखोई, राफेल और मिग 29 जैसे फाइटर प्लेन्स, अपाचे और MI-17 जैसे अटैक हेलीकॉप्टर आराम से उतर सकेंगे। न्यूमा एयरफील्ड लेह से करीब 200 किलोमीटर और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से सिर्फ 35 किलोमीटर की दूरी पर है। इसलिए यहां पर चाइनीज ट्रूप्स की निगरानी के लिए सर्वेलेंस ड्रोन्स भी तैनात किए जा सकेंगे। न्यूमा एयरफील्ड अगले महीने ऑपरेशनल होने की उम्मीद है, जिसके बाद फॉरवर्ड एरियाज में सैनिकों की तैनाती आसान हो जाएगी। कुछ घंटों के भीतर बड़े बड़े टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां एलएसी पर तैनात किए जा सकेंगे। तो जैसा कि आपको पता है, ये एयरफील्ड जो है 13,700 फीट पे मुध न्यूमा के इलाके में कंस्ट्रक्ट किया गया है। ये फॉरवर्ड एरिया है ईस्टर्न लद्दाख में, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास में। सो यहाँ पे इस रनवे के ऊपर द हैवीएस्ट मिलिट्री एयरक्राफ्ट, फिक्स्ड विंग, रोटरी विंग, फाइटर एयरक्राफ्ट, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट सारे के सारे लैंड कर पाएंगे। उसकी वजह से जो हमारे फॉरवर्ड एरिया में ट्रूप्स डिप्लॉयड हैं, उनके डिप्लॉयमेंट में, उनके लॉजिस्टिक्स में, उनके इंडक्शन में, डी इंडक्शन में, मेडिकल इवैक्यूएशन में, सब तरीके से काफी फायदा होगा। ये बहुत ही स्ट्रैटेजिक रनवे है। इससे हमारे देश की जो सेफ्टी और सिक्योरिटी है और जो हमारे देश का डिप्लॉयमेंट है फॉरवर्ड एरियाज में हमारे एडवर्सरीज के खिलाफ, इसमें जो है हमारी स्थिति बहुत ज्यादा मजबूत होगी। और मिलिट्री को फायदे के अलावा इस रनवे के कंस्ट्रक्शन की वजह से बहुत ज्यादा सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हानले, लोमा, न्यूमा के इलाके में होगा। चीन से लगने वाली सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर पिछले 70 साल में कोई काम नहीं हुआ था। इसकी वजह से फॉरवर्ड एरियाज की तरफ मूवमेंट में हमारी फौज को दिक्कत आती थी। नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद से लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर जोर दिया। अरुणाचल प्रदेश में फॉरवर्ड एरियाज तक पहुंचने के लिए कई लंबी टनल्स बनाई जा रही हैं। पुराने कच्चे रास्तों की जगह नई सड़कें तैयार की जा रही हैं। लद्दाख में भी नई नई रोड्स और ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं। ईस्टर्न लद्दाख में बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन 10 रोड प्रोजेक्ट्स पर एक साथ काम कर रहा है, जिसे मिशन हिमांग का नाम दिया गया है। इसके तहत ईस्टर्न लद्दाख में सबसे अहम सड़क दुर्बुक से श्योक होते हुए भारत के सबसे उत्तरी एयरफील्ड दौलत बेग ओल्डी तक जाती है। इसे DSDBO रोड कहा जाता है। 256 किलोमीटर लंबी ये रोड डेप्सांग प्लेन से होकर गुजरती है, जहां 2020 से 2024 तक चीन और भारत की सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। हम इस समय DSDBO के उस स्ट्रेटेजिक रोड के एंट्री पॉइंट पे हैं, जिसे डुरबुक कहा जाता है। यहां से एक रास्ता चुशूल जाता है और दूसरा रास्ता सीधा DBO की तरफ, और इसी रास्ते से जुड़ा हुआ है डेप्सांग। इस समय मेन फोकस बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का इन सभी रास्तों को डेवलप करना है। ये वो बोर्ड है BRO के द्वारा तैयार किया हुआ, जिसमें पता लगता है कि ऑपरेशन हिमांग के तहत इस समय BRO दिन रात यहाँ पर काम कर रहा है। चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है और इन्हीं चैलेंजेस को पार पाना बेहद मुश्किल भी है। अब तक हमारे सैनिकों को लेह से दौलत बेग ओल्डी तक पहुंचने में 10 से 12 घंटे लग जाते थे। यह रास्ता उबड़ खाबड़ था,
थोड़ी बहुत सड़कें थी, ज़्यादातर रास्ता कच्चा था। पहाड़ के बीच से गुजरने वाले रास्ते का कुछ हिस्सा तो बेहद दुर्गम था, जिससे एलएसी पर जवानों और हथियारों को तैनात करना मुश्किल काम था। लेकिन डीएस-डीबीओ रोड बनने के बाद डेप्सांग प्लेन्स तक पहुंचना आसान हो गया है। डीएस-डीबीओ सड़क का मतलब है दुर्बुक शोक दौलत बेग ओल्डी रोड। इसका जो लेंथ है ये 256 किलोमीटर है। ये जहाँ पे हम खड़े हैं ये इसका 0 पॉइंट है। यहाँ से 256 किलोमीटर ख़त्म होता है दौलत बेग ओल्डी में। तो ये जो रोड है ये शोक वैली के अलोंग कंस्ट्रक्ट किया गया है इन द लास्ट 4-5 ईयर्स, अराउंड 256 किलोमीटर्स। और ये जो बहुत वन ऑफ द मोस्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या स्ट्रेटेजिक एक्सिस है फॉर द नेशन, विच इज़ कनेक्टिंग द ले एंड द अदर सेक्टर्स टू द एलएसी फॉर इंडक्शन ऑफ ट्रूप्स एंड फोर्सेस। अभी जो इम्पीटस है, द नेशनल इम्पीटस इतना है इस सेक्टर में कि जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और ब्रिज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो सबसे ज़्यादा इम्पीटस दिया गया है। और जो पेस ऑफ वर्क है वी प्रोबेबली इंक्रीज द पेस ऑफ वर्क एटलीस्ट 200 टाइम्स दैन इट यूज्ड टू हैपन अर्लियर। तो टुवर्ड्स डीबीओ साइड या टुवर्ड्स चुशुल साइड या टुवर्ड्स पैंगोंगसो साइड, इन ऑल 3 सेक्टर्स, इन तीनों सेक्टरों में जम के काम हो रहा है और फुल पेस में और फुल स्विंग में काम चल रहा है आज की डेट पे। ईस्टर्न लद्दाख को आर्मी सब सेक्टर नॉर्थ कहती है। ये इलाका अक्साई चीन से बिल्कुल लगा हुआ है, जिस पर चीन ने पिछले कई दशकों से अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। 2013 में भी डेप्सांग प्लेन्स में चीन और भारत के सैनिकों के बीच टकराव हुआ था। इसीलिए मोदी सरकार ने सत्ता में आते ही बॉर्डर पर सड़कों के विकास पर जोर देना शुरू किया। डीएस-डीबीओ रोड को क्लास 70 की रोड के तौर पर तैयार किया जा रहा है, ताकि सड़क से टैंक, भारी मिलिट्री व्हीकल्स, मिसाइल्स कैरियर ट्रक, ट्रांसपोर्टर ट्रक और बख्तरबंद गाड़ियां गुजर सकें। पहले दुर्बुक से दौलत बेग ओल्डी तक पहुंचने में 10 से 12 घंटे लग जाते थे। अब ये दूरी 5 घंटे से भी कम समय में तय हो जाएगी। बेसिकली डीएस-डीबीओ रोड की सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि जो इंडक्शन टाइम है वो बहुत ज़्यादा था। एक टाइम आग लग गया? 10 से 12 घंटे लगते थे कॉन्वॉय को दुर्बुक से लेके डीबीओ तक पहुंचने में। बीच में 1-2 हॉल्ट लेना पड़ता था, कुछ 2-3 बॉटलनेक्स थे। तो दीज आर द डिफ़िकल्टीज, ये चुनौतियाँ फेस कर रही थी फोर्सेस इंडक्शन के लिए। तो अभी क्या है, ऐसे जितने भी बॉटलनेक्स और डिफ़िकल्ट एरियाज़ थे उसको हमने आइडेंटिफाई किया, और वो जितने भी बॉटलनेक्स एंड डिफ़िकल्ट एरियाज़, नैरो पैचेस जितने भी है उसको हम इम्प्रूव कर रहे हैं, वाइडन कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं। और जैसे पीआरओ का कंस्ट्रक्शन है रोड का, हम पहले उसको ड्रिलिंग करते हैं, ब्लास्टिंग करते हैं, फिर क्लियरिंग करते हैं। उसके बाद क्लियरिंग करने के बाद रोड की कार्रवाई होती है। सो ऐसे मल्टीपल स्ट्रेचेस में ये ऐसे काम हो रहा है सो दैट फोर्सेस आर इंडक्टेड फास्टर। जो पहले जो 10 से 12 घंटे लगते थे, अभी ऑलमोस्ट 50% टाइम रिड्यूस हो गया है एंड फोर्सेस कैन इंडक्ट। जो अभी फोर्सेस दुर्बुक से या ले से आगे जा रहे हैं, आधे टाइम में वो आगे इंडक्ट हो सकते हैं। दुर्बुक से दौलत बेग ओल्डी के इस पूरे स्ट्रेच पर कई नदियां और कई खाइयां हैं। पहले छोटे छोटे ब्रिज बने हुए थे, जिनसे सेना के टैंक, मिसाइल लॉन्चर ट्रक और बख्तरबंद गाड़ियां पास नहीं हो सकती थी। लेकिन अब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने 256 किलोमीटर लंबी इस सड़क पर 35 नए पुल तैयार कर दिए हैं, जिससे भारी गाड़ियों को एलएसी पर भेजने में आने वाली परेशानी दूर हो गई है। सरकार की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए बीआरओ के कर्मियों को टोटल इस डीएस-डीबीओ रोड पर 35 ब्रिजेस के निर्माण का टास्क दिया गया था। यह ब्रिज जो आपके सामने है, यह ब्रिज एक लोड क्लास 70R का ब्रिज है, जो कि आप देख सकते हैं कि डबल लेन और डबल स्पैन ब्रिज है, स्टील थ्रू टाइप। इससे पहले जो ब्रिज है जो कि इसके बिल्कुल बगल में है, वह ब्रिज लोड क्लास 24 का इनिशियली था, लेकिन विंटेज की वजह से उसका लोड क्लास 18R ही रह गया था। ये 70R 24R क्या होता है? ये बेसिकली लोड क्लास होता है कि कितना भारी इक्विपमेंट इसके ऊपर से जा सकता है। जैसे आपका ये 18R का ब्रिज था, इसमें मैक्सिमम 18 to 20 टन का ही लोड इसके ऊपर से जा पा रहा था, जिसकी वजह से हैवी व्हीकल इक्विपमेंट इससे क्रॉस नहीं कर पा रहा था और उनको इस रिवर को कुछ पॉइंट्स पर फोर्ड करना पड़ता था।
जो कि इवन समर रीजन में जब समर सीजन में जबकि आपका स्नो मेल्टिंग रेट बढ़ जाता है तो पानी बढ़ने की वजह से फोर्डिंग जो है इक्विपमेंट और मैन के लिए बहुत ही डेंजरस हो जाता था। वांग यी का दिल्ली दौरा भारत के प्रति चीन के रुख में बदलाव का संकेत है। इस बदलाव के दो कारण हैं। एक तो चीन को समझ में आ गया कि भारत के साथ झगड़ा करने में दोनों का नुकसान है। प्रेसिडेंट ट्रंप की पॉलिसी भारत और चीन दोनों पर भारी है। अगर इस टैरिफ का मुकाबला करना है तो दोनों देशों को साथ आना होगा, व्यापार में भी और व्यवहार में भी। चीन के रुख में बदलाव की एक और वजह यह है कि बॉर्डर पर दुर्गम इलाकों में भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है। एक जमाना था जब कांग्रेस सरकार में रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी ने पार्लियामेंट में कहा था कि अगर बॉर्डर इलाकों में रोड, टनल्स या ब्रिजेस बनाए जाएंगे तो चीन नाराज हो जाएगा और भारत चीन की नाराजगी झेलने की स्थिति में नहीं है। नरेंद्र मोदी ने इस परसेप्शन को बदला। पिछले 10 साल में क्या फर्क आया, इस बारे में जयशंकर ने आपकी अदालत में मुझे बताया था कि कैसे टनल्स और रोड बनाने का काम 4 गुना बढ़ा। बॉर्डर इलाकों में लॉजिस्टिक्स के कारण फौज का डिप्लॉयमेंट हो पाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इसकी डिटेल्स शेयर की थी। उन्होंने भी आपकी अदालत में बताया था कि बॉर्डर इलाकों में कितनी तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया। इससे हमारी सेना की सामरिक शक्ति बढ़ी, ट्रूप्स के डिप्लॉयमेंट में तेजी आई। चीन को भी इस बात का एहसास हुआ कि भारत से टकराने का कोई फायदा नहीं, दोस्ती में दोनों का भला है। लेकिन यह भी मानना पड़ेगा कि चीन के साथ रिश्ते सुधारने में अजीत डोवल ने बहुत मेहनत की और उसका असर आज दिखाई दिया। भारत और चीन की दोस्ती का असर ट्रंप की पॉलिसीज में भी जल्दी दिखाई देगा।